हेलो दोस्त, सभी को नमस्कार। मेरे इस नए वीडियो में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग महाजनपद काल पढ़ेंगे। महाजनपद काल को भारत का एक स्वर्णिम युग बोला जाता है। महाजनपद काल पढ़ने से पहले दोस्त हम लोग पाषाण सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ लिया है दोस्त। साथ ही उसके महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है उसको भी हम लोगों ने कर लिया है। जिस तरह से हम लोगों ने पाषाण सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता के पहले महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ा, उसके बाद उसका क्वेश्चन किया, उसी तरीका से आज भी हम लोग महाजनपद काल को पढ़ेंगे और उसके बाद उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे दोस्त। पर याद रखिएगा, पहले मैंने जितना भी सभ्यता पढ़ा सबका दो दो वीडियो बनाया था, पर आज महाजनपद काल को दोस्त एक ही वीडियो में पढ़ के खत्म करेंगे, पर इससे संबंधित 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे। याद रखिएगा दोस्त, आज ही हम लोग इस वीडियो को खत्म करेंगे, तो इस जो महाजनपद काल है इसका सिर्फ एक वीडियो रहेगा दोस्त। तो चलिए लेट ना करते हुए शुरू करते हैं दोस्त। तो आज का जो टॉपिक है वो है महाजनपद काल। आज का क्या है टॉपिक दोस्त? महाजनपद काल। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि भारत का इसे क्या कहा जाता है, एक स्वर्णिम युग कहा जाता है। और अगर हम लोग इसका सामान्य परिचय देखें तो सामान्य परिचय में देखिए दोस्त क्या लिखा हुआ है कि जो महाजनपद काल था ये 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से शुरू हुआ एक सभ्यता है। इसे भारत का द्वितीय नगरीकरण कहा जाता है। पहला नगरीकरण किसे कहा जाता है? हड़प्पा सभ्यता को। इसे भारत में द्वितीय नगरीकरण कहा जाता है दोस्त, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6ठी शताब्दी से पूर्व भारत में द्वितीय नगरीकरण, देखिए फिर से वही चीज लिखा गया है दोस्त। अब यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, हम लोग ये देखे थे कि वैदिक सभ्यता में लोहा का खोज हो चुका था, पर इसका मुख्य रूप से उपयोग महाजनपद काल में होना स्टार्ट हुआ दोस्त। किसका? लोहा का। लोहा को क्या बोला जाता है? श्याम अयस्क। क्या बोला जाता है दोस्त? श्याम अयस्क। अब हम लोग देखेंगे कि इसी काल में बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय हुआ। किसका उदय हुआ दोस्त? बौद्ध धर्म और जैन धर्म का। अगर हम लोग देखेंगे कि साम्राज्यवादी भावना का विकास, साम्राज्यवादी भावना का विकास कहने का मतलब दोस्त, पहले छोटे छोटे कबीले में सभी लोग रहा करते थे, लेकिन अब धीरे धीरे सबके मन में ये आ रहा है कि हम लोगों को अपना कबीला बढ़ाना चाहिए, एक राष्ट्र के रूप में निर्माण करना चाहिए, एक बड़ा क्षेत्र बनाना चाहिए। जैसे कि एक बड़ा कबीला एक छोटा कबीला को जाके कब्जा कर लेता, फिर दूसरे कबीले को कब्जा कर लेता, फिर तीसरे कबीले को कब्जा कर लेता। ऐसे धीरे धीरे करके उन लोगों ने एक बड़ा राज्य बनाना स्टार्ट किया। उसके बाद धीरे धीरे सबके मन में साम्राज्यवादी भावना का विकास हुआ दोस्त, याद रखिएगा। अगर हम लोग वैदिक काल का बात करें तो वैदिक काल के जनपदों का महाजनपद में रूपांतरण, यानी कि पहले छोटा छोटा जनपद में था दोस्त। महाजनपद काल में जो छोटा छोटा जनपद था वो एक दूसरे को सम्मिलित करके, चाहे दोस्ती करके या तो उसको हड़प के या उससे युद्ध करके अब एक बड़ा रूप ले रहा है। तो इसी जनपद का बड़ा रूप को हम लोग महाजनपद बोलते हैं दोस्त। और ये जब तक चला इस काल को हम लोग महाजनपद काल कहते हैं। अब इसमें कुछ विशेष तथ्य देखिएगा दोस्त, क्या कि उस समय का जो महाजनपद होता था गणतंत्रात्मक भी होता था और राजतंत्रात्मक। गणतंत्रात्मक कहने का मतलब क्या है दोस्त, कि उस समय का जो शासन हुआ करता था उसमें खुद जनता ही अपना राजा का चुनाव करता था। और दूसरा राजतंत्र क्या है दोस्त, तो राजतंत्र में राजा का बेटा ही राजा बनता था और आगे रूल करता था दोस्त, याद रखिएगा। आगे देखिए कि वहां पे कर प्रणाली का शुरुआत यहीं से हुआ और सेना का गठन का शुरुआत यहीं से हुआ। इससे पहले जो जनपद काल था या तो वैदिक काल था, वहां पे कर देना ये जनता के ऊपर छोड़ा गया था कि अगर जनता देना चाहता तो दे सकता था और नहीं देना चाहता तो नहीं दे सकता था। पर यहाँ पे कर प्रणाली को अच्छे ढंग से लागू किया गया। अब सबके लिए बाध्यकारी कर दिया गया कि सबको कर देना ही है। साथ में यहाँ पे सेना को भी गठन किया जाने लगा। क्यों? क्योंकि अब ये सबको डर सताने लगा दोस्त, क्योंकि सब अपना जनपद को बड़ा जनपद बनाने में लगा हुआ था, एक दूसरे को पे हमला करने में लगा हुआ था। तो इसीलिए सब एक दूसरे से बचने के लिए सब सेना को गठन करने लगा दोस्त, याद रखिएगा। अब यहाँ पे हम लोग ये भी देखेंगे कि यहाँ पे विभिन्न व्यापारिक मार्ग और विनिमय माध्यम का विकास हुआ। क्या हुआ दोस्त? यहाँ पे विभिन्न व्यापारिक मार्ग और विभिन्न विनिमय माध्यम का शुरुआत हुआ। विनिमय माध्यम कहने का मतलब क्या है दोस्त? जैसे पहले वस्तु विनिमय था, तो अब किसी एक खास वस्तु को किसी भी वस्तु को खरीदने के लिए उसके बदले दिया जाता था। या मान के चले ऐसा कि हमको जूता लेना है तो हम एक कुर्सी को ले जाके दे देंगे, वो हमको जूता दे देगा। मान के चले हमको मिठा लेके जाना है तो हम वहां पे कुर्सी लेके जाएंगे, वो मिठा दे देगा। तो यहाँ पे वस्तु विनिमय का काम कौन कर रहा है दोस्त? कुर्सी। तो उसी तरीका से यहाँ पे वस्तु विनिमय का नया प्रणाली का शुरुआत हुआ, याद रखिएगा दोस्त। तो चलिए यहाँ का जो अब सबसे मुख्य, जिससे सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है महाजनपद काल से, तो वो है महाजनपद और उसकी राजधानी। महाजनपद और उसकी राजधानी। साथ में ये भी देखिएगा दोस्त कि जो महाजनपद है वो अभी वर्तमान में कहाँ स्थित है।
तो सबसे पहला यहाँ पे लिखा गया है दोस्त मगध महाजनपद, जो उस समय का सबसे शक्तिशाली जनपद था दोस्त। तो उसका राजधानी कहाँ है तो ग्रीवरज और फिर राजगिरी। पहले ग्रीवरज था, बाद में उदाईन ग्रीवरज से बदल के इसको क्या कर दिया, सॉरी माफ कीजिएगा, उदाईन पाटलिपुत्र कर देता है दोस्त, माफ कीजिएगा। तो पहले इसका राजधानी ग्रीवज्र था, फिर राजगिरी हुआ, फिर पाटलिपुत्र हुआ। हम लोग जब आगे मगध महाजनपद पढ़ेंगे तो उस समय मैं आप लोग को अच्छे ढंग से बताऊंगा कि कौन ग्रीवरज से राजगिरी को अपना राजधानी बनाया, कौन राजगिरी से अपना राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया। तो चलिए दोस्त ध्यान में रखिएगा, सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन है, मगध। ये अभी किस जगह पे है अभी का, तो अभी का बिहार का पटना और गया वाला क्षेत्र के हिस्से में था दोस्त। तो चलिए अगला जो महाजनपद है वो है कौशल। अगला महाजनपद कौन है दोस्त, कौशल। इसका राजधानी कहाँ है, श्रावस्ती। और ये अभी का कहाँ पे स्थित है तो उत्तर प्रदेश में, वो भी कहाँ, पूर्वी उत्तर प्रदेश में। अगला जनपद है दोस्त वो है कौशल। अगला जनपद कौन है, माफ कीजिएगा, वो है वत्स। अगला जनपद कौन है दोस्त, वत्स। और इसका राजधानी क्या है, कौशाम्बी। क्या है राजधानी दोस्त, कौशाम्बी। और अभी का ये कहाँ पे स्थित है तो प्रयागराज यूपी में। अगला जो हम लोग का है महाजनपद है वो कौन है, अवंती। इसका दो राजधानी था, एक उज्जैनी और माहिष्मती। अगला महाजनपद का दो राजधानी क्यों है दोस्त, क्योंकि अवंती दो भागों में बटा हुआ था, एक भाग का राजधानी उज्जैनी और दूसरे भाग का राजधानी है माहिष्मती, याद रखिएगा दोस्त। और ये अभी वर्तमान में किस हिस्सा में स्थित है, मध्य प्रदेश में। और अगला जो महाजनपद है वो है काशी। इसका राजधानी है वाराणसी। और ये जो काशी महाजनपद है दोस्त, उस समय का लगभग सबसे अमीर महाजनपद में से एक है कौन, काशी। तो काशी के लिए सभी महाजनपद लड़ रहे थे दोस्त, क्यों, क्योंकि सभी इसको हासिल करना चाहते थे, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा धनी महाजनपद था दोस्त, याद रखिएगा। चलिए अगला जो महाजनपद है, अगला महाजनपद का नाम है दोस्त अंग। अगला महाजनपद का नाम क्या है, अंग। अंग का राजधानी क्या था दोस्त, चंपा, जो अभी का कहाँ पे है, बिहार, भागलपुर वाला इलाका में। और अगला जो राजधानी वो है वज्जी। वज्जी का राजधानी क्या है दोस्त, वैशाली। और ये अभी का कहाँ स्थित है, उत्तर प्रदेश में। अगला जो हम लोग का महाजनपद है वो है मल। क्या है, मल। इसका भी दो राजधानी था, एक कुशीनगर और दूसरा पावापुरी। एक है मल, सॉरी कुशीनगर और दूसरा है पावापुरी। और ये अभी का कहाँ स्थित है दोस्त, यूपी में। कहाँ, यूपी में। अगला जो महाजनपद है वो है चेदी। क्या है दोस्त, चेदी। और इसका राजधानी क्या है, शक्तिमती। ये अभी का कहाँ स्थित है, यूपी में। और लगभग कुछ हिस्सा एमपी में भी है दोस्त। अगला जो क्षेत्र है वो महाजनपद है वो है कुरु। और इसका राजधानी है इंद्रप्रस्थ या हसीनापुर। जो इंद्रप्रस्थ है दोस्त, वो जहाँ पे ये इंद्रप्रस्थ था वहीं पे अभी कौन सा एक फेमस शहर है दोस्त, तो वो है दिल्ली। कौन सा शहर है दोस्त, दिल्ली। यानी जो इंद्रप्रस्थ वाला जगह था वही अभी बदल के क्या में चेंज हो गया है, दिल्ली में। अभी किस क्षेत्र में आता है दोस्त, तो दिल्ली और मेरठ वाला क्षेत्र में। पर यहाँ पे दो चीज को ध्यान में रखिएगा दोस्त, वो नाम है कौन सा, वज्जी और मल। क्यों ध्यान में रखना है, क्योंकि ये दोनों गणतंत्रात्मक महाजनपद थे। यहाँ पे जनता अपना राजा खुद चुनता था। तो इन दोनों का राजधानी जरूर याद रखिएगा दोस्त। वज्जी का राजधानी है वैशाली और मल का राजधानी है कुशीनगर। मल का राजधानी क्या है दोस्त, कुशीनगर, याद रखिएगा। अब चलिए अगला महाजनपद के आगे चलते हैं। अगला जो महाजनपद है वो है पंचाल। पंचाल का राजधानी क्या है, अहिच्छत्र और काम्पिली। ये भी दो भागों में बटा हुआ था दोस्त, इसलिए इसका भी दो राजधानी है, एक का नाम है अहिच्छत्र और दूसरा का नाम है काम्पिली। अब आगे देखिए कि अभी का ये कहाँ पे स्थित है, तो उत्तर प्रदेश में। अगला महाजनपद कौन है दोस्त, मत्स्य। कौन सा है दोस्त, मत्स्य। और मत्स्य का राजधानी क्या है, विराटनगर। और जो अभी का कहाँ पे स्थित है, राजस्थान में। अगला जो महाजनपद है वो कौन सा है, सूरसेन। इसका राजधानी क्या है, मथुरा। ये कहाँ स्थित है, उत्तर प्रदेश में। अगला जो राजधानी वो कौन सा है, अस्मक। इसका राजधानी क्या है, पोतान या पोटली। पोतान या पोटली। ये कहाँ स्थित है दोस्त, महाराष्ट्र में। अगला राजधानी कौन सा है, गंधार और तक्षशिला। इसका राजधानी क्या है दोस्त, तो रावलपिंडी वर्तमान में, ठीक है। इसका राजधानी था तक्षशिला, लेकिन वर्तमान में कहाँ स्थित है, तो कुछ हिस्सा पाकिस्तान में और कुछ हिस्सा अफगानिस्तान में। अब यहाँ पे देखिएगा अगला और हम लोग का लास्ट जो राजधानी है वो कौन सा है, कंबोज। और इसका राजधानी क्या था, हाटक। देखिए दोस्त इसमें हाटक यानी घोड़ा का निशान है और ये घोड़ा के लिए ही प्रसिद्ध था। यहाँ पे उच्च नस्ल का घोड़ा मिलता था दोस्त, याद रखिएगा। और ये अभी का कहाँ पे स्थित है, तो अफगानिस्तान में और पाकिस्तान वाला इलाका में। तो हम लोग यहाँ पे देखिए कि जो सबसे ज्यादा जो जनपद था अभी वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश है, उसी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र के अगल बगल में सारा जनपद फैला हुआ था। ज्यादातर जो जनपद है, कौन कौन सा जनपद उत्तर प्रदेश में था दोस्त, तो एक है कौशल, दूसरा है वत्स, तीसरा है काशी, चौथा है मल्ल, पांचवा है पंचाल और फिर
छठा है सूरसेन। तो लगभग 6 महाजनपद सिर्फ उत्तर प्रदेश वाले इलाके में फैला हुआ था दोस्त। तो इसको भी याद रखिएगा कि वर्तमान के किस राज्य में सबसे ज्यादा महाजनपद फैला हुआ था, तो वो कौन सा है? उत्तर प्रदेश। कौन सा है दोस्त? उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा। हेलो दोस्त, जैसा अभी हम लोगों ने देखा कि जो सबसे ज्यादा महाजनपद था किस राज्य में अभी का वर्तमान में फैला है, तो उत्तर प्रदेश। उसी तरीका से ये भी याद रखिएगा दोस्त कि वर्तमान में जो भारत का स्थिति है उससे बाहर कौन कौन सा महाजनपद फैला हुआ था। तो इसमें याद रखिएगा दोस्त दो नाम। एक तो है हम लोग का कौन सा? गांधार, और दूसरा कौन है दोस्त? कंबोज। एक है गांधार और दूसरा कौन है दोस्त? कंबोज। ये दोनों ऐसा जनपद महाजनपद है जो वर्तमान भारत के बाहर मौजूद है। हेलो दोस्तों, तो चलिए एक बार हम लोग फिर से महाजनपद काल का रिवीजन कर लेते हैं। तो हम लोग का पहला महाजनपद था मगध, इसका राजधानी था गिरिव्रज या राजगिरी। दूसरा जो जनपद है उसका नाम है कौशल, उसका राजधानी था श्रावस्ती। तीसरा राजधानी वत्स, इसका राजधानी कौशाम्बी। चौथा राजधानी महाजनपद है, माफ कीजिएगा, अवंती, इसका राजधानी उज्जैनी या भैसमती। पांचवा है हम लोग का काशी, इसका राजधानी वाराणसी। अंग का चंपा, वज्जी का वैशाली, मल का कुशीनगर, चेदी का शक्तिमती, कुरु का इंद्रप्रस्थ या हस्तिनापुर, और पंचाल का हिच्छत्र या काम्पिल, मत्स्य का विराटनगर, सूरसेन का मथुरा, अस्मक का पोतान या पोटली, और गंधार का तक्षशिला, और कंबोज का हाटक। याद रखिएगा दोस्त। तो चलिए दोस्तों, अब आगे का और महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में पढ़ते हैं। आगे यहाँ पे देखिए जो हम लोग का हेडिंग है वो क्या है? महाजनपद काल के साहित्य और पुरातात्विक स्रोत। यानी महाजनपद काल के बारे में किन साहित्यों से हम लोगों को पता चलता है, या तो ऐसा कौन सा पुरातात्विक स्रोत है जिससे कि हम लोगों को महाजनपद काल के बारे में जानकारी प्राप्त होता है। तो पहला हम यहाँ पे लिखे हैं दोस्त, पहला हम लोग का जो यहाँ पे पॉइंट है वो हेडिंग है वो क्या है कि साहित्यिक स्रोत। वो कौन कौन सा साहित्य है जिससे कि हम लोग को महाजनपद काल के बारे में पता चलता है कि 16 ही महाजनपद था, और जो 16 महाजनपद था उसका राजधानी यही यही था। इसके बारे में जानकारी देखिए किस किस साहित्य में मिला है दोस्त। तो पहला साहित्य है बौद्ध ग्रंथ का अगुंतर निकाय। कौन सा निकाय दोस्त? अगुंतर निकाय। बौद्ध धर्म का पवित्र पुस्तकों में से एक है अगुंतर निकाय। इसमें 16 महाजनपदों का जिक्र मिला है दोस्त, याद रखिएगा। बौद्ध ग्रंथ वो भी कौन सा है? अगुंतर निकाय। और क्या एक दूसरा देखिए दोस्त यहाँ पे दीर्घ निकाय। और अगला कौन सा है दोस्त? महावस्तु। अगला कौन सा है? महावस्तु। चलिए तीनों को एक बार अच्छे से देख लेते हैं। जो अगंतुर निकाय है इसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिला है। साथ में जो दीर्घ निकाय है इसमें शासन प्रणालियों का उल्लेख मिला है। और जो महावस्तु है इसमें कंबोज, गंधार के स्थान पे अंग और बंग का उल्लेख है। याद रखिएगा इसको कि महावस्तु में कंबोज और गंधार के स्थान पे क्या क्या मिला है? अंग और बंग का उल्लेख। और अगला जो है हम लोग का साहित्य वो है जैन ग्रंथ, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? भगवती सूत्र। भगवती सूत्र में भी 16 जनपदों का सूची मिला है, पर जो अगुंतर निकाय में मिला है और जो भगवती सूत्र में मिला है दोनों में नाम अलग अलग मिलता है, थोड़ा बहुत अलग मिलता है, या और राजधानी के नाम में भी थोड़ा बहुत अलग मिलता है, लेकिन 16 महाजनपदों का जिक्र दोनों साहित्य में मिलता है दोस्त, याद रखिएगा। चलिए जो और हम लोग का अगला जो स्रोत है वो कौन सा स्रोत है? पुरातात्विक स्रोत, जिससे हम लोग को महाजनपद काल का साक्ष्य मिलता है। तो यहाँ पे देखिए क्या है दोस्त कि उत्तरी काले चमकीले मृदभांड, उत्तरी काले चमकीले मृदभांड मिला है। और साथ में क्या मिला है दोस्त? आहत सिक्के। क्या मिला है दोस्त? आहत सिक्के, जिसको हम लोग सबसे प्राचीन सिक्का मानते हैं दोस्त। क्या मानते हैं? सबसे प्राचीन सिक्का। तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि यहाँ पे जो विनिमय प्रणाली है उसमें थोड़ा सुधार हुआ था दोस्त। मैंने कुर्सी का एग्जाम्पल देके बताया था, पर यहाँ पे अब ये लोग धीरे 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 सिक्का भी बनाने लगे हैं दोस्त, याद रखिएगा। सिक्का का प्रचलन देखेंगे हम लोग धीरे धीरे आगे, जैसे मगध महाजनपद पढ़ेंगे तो उसमें धीरे धीरे सिक्का का प्रचलन होगा। कोई शीशा का सिक्का चलाएगा, कोई चांदी का सिक्का चलाएगा, जैसे हिंद यवन आके सोना का सिक्का चलाएंगे, कनिष्क आके शुद्ध सोना का सिक्का चलाएगा। तो आगे हम लोग सिक्का का भी एक अपना इतिहास रहा है दोस्त, उसको भी धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग जो कुछ पॉइंट जो एसएससी और रेलवे के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है दोस्त, इसको बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा। तो अगर हम लोग बात करें कि उस समय का सर्वशक्तिशाली जनपद कौन सा था, तो मैंने जब जनपद के बारे में जनपद और उसकी राजधानी बता रहा था तो उसी समय इसके बारे में जिक्र किया हुआ था दोस्त अभी अभी कि सर्वाधिक शक्तिशाली जनपद कौन सा है, तो मगध। कौन सा है दोस्त? मगध, याद रखिएगा। और मगध का राजधानी क्या था दोस्त? तो राजगिरी और गिरिव्रज, राजगिरी और गिरिव्रज, याद रखिएगा दोस्त।
और यहाँ पे हम लोग को क्या देखने को मिलता है कि जो राजधानियाँ होती थी उसका किलाबंदी होता था, यानी कि चारों तरफ से बाउंड्री किया जाता था, ताकि कोई भी दुश्मन अचानक से आके हमला ना करे, एक बार संभलने का मौका मिल जाए, या तो बाकी जो भी अवस्था हो उससे सुरक्षा मिले सबको, चाहे युद्ध का अवस्था हो चाहे और भी कोई अवस्था हो, उससे राजधानी को सुरक्षा प्रदान हो सके। इसलिए सब यहाँ पे क्या करता था दोस्त, किलाबंदी करता था, याद रखिएगा। और मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि उस समय का जो महाजनपद है उसमें दो टाइप का शासन चलता था, एक राजतंत्र और गणतंत्र, जिसमें से गणतंत्र में दो नाम प्रमुख है, वो है वज्जी और दूसरा है मल्ल। वज्जी और दूसरा है मल्ल, याद रखिएगा दोस्त। अब हम लोग यहाँ पे क्या देखे थे कि ये जो सभ्यता है ये नगरीकरण वाला सभ्यता है, यानी कि शहरी सभ्यता है। पहला शहरी सभ्यता हम लोग हड़प्पा सभ्यता को मानते हैं, इस सभ्यता को हम लोग दूसरा नगरीकरण सभ्यता मानते हैं, याद रखिएगा दोस्त। आगे यहाँ पे देखिएगा ये लोग क्या करना स्टार्ट कर दिया था, सैन्य व्यवस्था, यानी कि सैनिक इकट्ठा बनाने लगा था, सैन्य संगठन बनाने लगा था दोस्त, याद रखिएगा। साथ में रथों हाथियों का भी उपयोग करने लगा था युद्ध में, क्योंकि अब हम लोग का लोहा का खोज हो गया है दोस्त, तो लोहा से तलवार भाला और रथ ये सबको बनाने में बड़ा आसान हो गया है। तो इसलिए अब लोहा एक रीढ़ की हड्डी की तरह काम कर रहा है दोस्त इस महाजनपद में, जिसके पास जितना ज़्यादा लोहा वो उतना ज़्यादा शक्तिशाली महाजनपद, इसलिए मगध महाजनपद इतना शक्तिशाली था दोस्त, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं कि इस समय पे कर व्यवस्था को भी अच्छे ढंग से लागू कर दिया गया था। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि जब वैदिक सभ्यता चल रहा था तो कर देना या ना देना लोगों के ऊपर निर्भर था, पर इस समय पे जो हड़प्पा सभ्यता था उसको बाध्यकारी बना दिया गया था, यानी कि सबको कर देना ही था दोस्त, याद रखिएगा। अगला जो हम लोग का प्रमुख तथ्य है उसमें आप लोग ये याद रख सकते हैं कि कौन सा महाजनपद अभी वर्तमान में कहाँ पे स्थित है, याद रखिएगा दोस्त कि कौन सा महाजनपद वर्तमान में कहाँ स्थित है। महाजनपद काल से जो जो महत्वपूर्ण तथ्य था दोस्त वो अब खत्म हुआ। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस बौद्ध ग्रंथ में पहली बार 16 महाजनपदों की प्रसिद्ध सूची मिली थी? किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों की प्रसिद्ध सूची मिलती है? तो याद रखिएगा दोस्त इसका आंसर हो जाएगा अगुंतर निकाय। किसमें 16 जनपदों का सूची मिलता है? अगुंतर निकाय में। अगला जो है हम लोग का क्वेश्चन है वो है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा कि अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म का वह कौन सा ग्रंथ है, जैन धर्म का वो कौन सा ग्रंथ है जिसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो इसका नाम था दोस्त भगवती सूत्र। क्या नाम था? भगवती सूत्र। तो एक बार फिर से बौद्ध धर्म का भी याद रखिएगा दोस्त, बौद्ध धर्म का कौन सा था? तो वो था अगुंतर निकाय। और जैन धर्म का कौन सा है दोस्त? तो भगवती सूत्र, याद रखिएगा। ये दोनों साहित्य से 16 महाजनपदों का साक्ष्य मिलता है। अगला जो हम लोग का क्वेश्चन है, महाजनपद काल की विष्टि महाजनपद काल की विष्टि माने जाने वाले मृदभांड कौन से हैं? तो इसमें याद रखिएगा दोस्त इसका आंसर हो जाएगा उत्तरी काले चमकीले मृदभांड। उत्तरी काले चमकीले मृदभांड जो उस समय की विशिष्ट पहचान माने जाते हैं। हम गलत उच्चारण कर दिए थे दोस्त, माफ कीजिएगा। क्या है? विशिष्ट पहचान माने जाने वाले मृदभांड कौन से हैं? तो उत्तरी काले चमकीले मृदभांड दोस्त, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला जो हम लोग का क्वेश्चन है कि भारत के सबसे प्राचीन सिक्के जिन्हें आहत सिक्के कहा जाता था मुख्य रूप से किस धातु के बने हुए थे? तो मुख्य रूप से ये चांदी के बने हुए थे दोस्त। जो सोना का सिक्का है ये हम लोग बाद में देखेंगे कि हिंद यवन एक वंश है वो आके सोना का सिक्का का शुरुआत करता है, और शुद्ध सोना का सिक्का का शुरुआत कनिष्क करता है, कुषाण वंश के लोग करते हैं। हम लोग आगे देखेंगे कि एक वंश ऐसा भी आएगा जो सीसा का सिक्का चलाएगा दोस्त। तो चलिए इसके बारे में ज़्यादा जिक्र नहीं करते हैं दोस्त, आगे हम लोग इसके बारे में और पढ़ेंगे। चलिए जो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा महाजनपद गणराज्य था जहां समूह द्वारा चलाया जाता था? तो मैंने आप लोगों को बताया था दोस्त कि उस समय पे 2 महाजनपद ऐसे थे जो जहां पे क्या था, गणराज्य था, यानी गणतंत्रात्मक शासन था। तो वो कौन कौन सा है दोस्त? मैंने आप लोगों को बताया था वज्जी और मल। दोनों में क्या है, एक में आधा ज है, एक में आधा ल है। आधा ज के बाद पूरा ज, आधा ल के बाद पूरा ल। याद रखिएगा दोस्त दोनों महाजनपद को। ये दोनों महाजनपद कैसा है? गणतंत्रात्मक महाजनपद है, याद रखिएगा दोस्त। तो चलिए आगे चलते हैं। अगला जो हम लोग का क्वेश्चन है वो क्या है कि महाजनपद काल में
कृषि उत्पादन का कितना हिस्सा कर के रूप में दिया जाता था? तो महाजनपद काल में कर के रूप में कितना हिस्सा दिया जाता था दोस्त? 1/6 भाग। कितना भाग? 1/6 भाग। 1/6 भाग कहने का मतलब क्या है दोस्त कि अगर कोई किसान 10 बोरी चावल उगाएगा, कितना बोरी? या तो 6 बोरी चावल उगाएगा, तो उसमें से 1 बोरी चावल अनाज वो कर के रूप में देगा। याद रखिएगा कि महाजनपद काल से पहले जो कर व्यवस्था है वो नहीं था। ये महाजनपद काल में आने के बाद इसे व्यवस्थित बनाया गया दोस्त, याद रखिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद कौन है? दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद कौन है? तो दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद है अस्मक। कौन है दोस्त? अस्मक, याद रखिएगा। दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र कौन सा है? अस्मक। और दो नाम मैंने आप लोगों को बताया था जो भारत से बाहर स्थित था दोस्त। दो नाम जो भारत से बाहर स्थित था, कौन कौन सा था? एक गांधार। कौन सा था दोस्त? एक गांधार। और दूसरा आप लोग कमेंट करके बताइएगा दोस्त, जो भारत से वर्तमान में बाहर है। भारत से वर्तमान में बाहर है, कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्त। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि महाजनपद काल में भारतीय इतिहास में किस नाम से जाना जाता है? महाजनपद काल को भारतीय इतिहास में किस नाम से जाना जाता है? तो मैंने इसका जिक्र बार बार किया था दोस्त, द्वितीय नगरीकरण के नाम से जाना जाता है। पहला नगरीकरण किसे कहा जाता है? हड़प्पा को। पहला नगरीकरण किसे कहा जाता है दोस्त? हड़प्पा को, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। जो अगला क्वेश्चन है, व्याकरण ग्रंथि अष्टाध्यायी, व्याकरण ग्रंथि अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो पाणिनि, याद रखिएगा। कौन है दोस्त? पाणिनि। तो यहाँ पे जितना भी नाम है सब प्रमुख नाम है दोस्त, जो बहुत ही प्रमुख साहित्य लिखे हैं। कालिदास का मेघदूतम, पतंजलि का महाभाष्य और योग शास्त्र, कौटिल्य का कौन सा है दोस्त? अर्थशास्त्र। पर यहाँ पे अर्थशास्त्र अर्थ से संबंधित नहीं है, पैसा कौड़ी से संबंधित नहीं है, ये राजनीति से संबंधित था दोस्त, ये भी याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा महाजनपद पाकिस्तान के रावलपिंडी और पेशावर में स्थित है? इनमें से कौन सा महाजनपद वर्तमान पाकिस्तान और रावलपिंडी और पेशावर क्षेत्र में स्थित है? तो याद रखिएगा दोस्त, गांधार, जिसका मैंने अभी अभी जिक्र किया। इसके अलावा एक और जो मैंने पूछा था उसका आंसर यही हो जाएगा दोस्त, कंबोज। इसका राजधानी क्या था? हाटक। ये क्यों फेमस है दोस्त? तो घोड़ों के लिए फेमस है। ये कहाँ पे है? तो ये भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में है दोस्त, वर्तमान के, याद रखिएगा। तो अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है दोस्त कि बौद्ध ग्रंथ महावस्तु के 16 महाजनपदों की सूची में कौन से दो नाम जो अगंतुर निकाय में नहीं मिलते? तो मैंने इसे खास बोला था याद रखने के लिए दोस्त, वो कौन सा है? अंग और बंग। अभी भी कह रहा हूं कि बौद्ध ग्रंथ महावस्तु के 16 महाजनपदों की सूची में कौन सा दो नाम है जो अगंतर निकाय में नहीं मिलते? तो वह है कौन? अंग और बंग। तो चलिए दोस्त आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, प्राचीन काल में चंपा महाजनपद की राजधानी क्या था? अंग। तो चंपा अंग से लगा ले रहे, ऐसा याद रखिएगा दोस्त। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, महाजनपद काल में श्रेणी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? तो याद रखिएगा दोस्त कि महाजनपद काल में श्रेणी का उपयोग व्यापारियों और शिल्पकारों के संगठन के लिए किया जाता था। किसके लिए किया जाता था दोस्त? व्यापारियों और शिल्पकारों के संगठन के लिए। फिर से श्रेणी जो है ये शब्द किसके लिए उपयोग किया जाता था? व्यापारियों और शिल्पकारों के लिए, याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है हम लोग का वो है, पंचाल महाजनपद का उत्तरी राजधानी क्या था? पंचाल महाजनपद का उत्तरी राजधानी क्या था? तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो पंचाल है वो 2 भागों में बटा हुआ था। तो मैं जो इसका उत्तरी राजधानी बता दे रहा हूं दोस्त वो है अहिच्छत्र। आप लोगों को दक्षिणी राजधानी बताना है कौन सा। जो दक्षिणी राजधानी था वो कौन सा था, ये आप लोग को कमेंट करके बताना है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, अवंती महाजनपद के प्रसिद्ध शासक कौन सा था? अवंती महाजनपद का प्रसिद्ध शासक कौन सा था? तो इसका नाम क्या है दोस्त? चंड प्रद्योत। इसको पांडु रोग हो गया था दोस्त, जिसका उपचार जीवक करता है। जीवक बिंदुसार का प्रमुख, जीवक बिंदुसार नहीं दोस्त, माफ कीजिएगा, बिंबिसार। बिंबिसार का प्रमुख चिकित्सक था, जो महात्मा बुद्ध का भी चिकित्सा करता है दोस्त, याद रखिएगा। जब हम लोग मगध महाजनपद पढ़ेंगे तो इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। महाजनपद काल में बलि क्या था? महाजनपद काल में बलि क्या था? तो याद रखिएगा दोस्त, किसानों द्वारा दिया जाने वाला स्वैच्छिक व स्वैच्छिक और अनिवार्य कर, स्वैच्छिक या अनिवार्य कर को ही हम लोग क्या बोल रहे हैं दोस्त? बलि।
तो बलि किससे संबंधित है? कर से। किससे संबंधित है दोस्त? कर से, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जो मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर है वर्तमान में किस राज्य में है? तो याद रखिएगा दोस्त, मैंने आप लोगों को ये सब चीज़ों के बारे में पहले ही बता रखा है, तो पढ़िएगा, जब भूल जाइएगा तो बार बार देखिएगा दोस्त। जो मत्स्य महाजनपद है इसका राजधानी राजस्थान में है और इसका राजधानी का नाम क्या है? विराटनगर, याद रखिएगा दोस्त। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जनपद घोड़ों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था? तो मैंने आप लोगों को बताया था कंबोज, जहाँ पे अच्छे नस्ल के घोड़े मिलते थे और इसका राजधानी क्या था दोस्त? हाटक। हाटक का मतलब भी घोड़ा होता है दोस्त, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है यह है, वाराणसी किस महाजनपद की राजधानी थी? वाराणसी किस महाजनपद की राजधानी थी दोस्त? तो याद रखिएगा किसका राजधानी था? काशी का। किसका राजधानी था दोस्त? काशी का। तो याद रखिएगा कि वाराणसी किसका राजधानी था? काशी का। काशी किसका राजधानी? वाराणसी का, जो सबसे अमीर महाजनपद में से था दोस्त, और काशी सबसे अमीर शहर भी था, ऐसा कह सकते, माफ कीजिएगा, वाराणसी सबसे अमीर शहर था, ऐसा भी कह सकते हैं दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, श्रावस्ती जो कौशल की राजधानी है किस आधुनिक नदी के तट पर स्थित है? श्रावस्ती जो कौशल में स्थित है, आधुनिक किस नदी के तट पे स्थित है? तो राप्ती। ताप्ती नहीं दोस्त, राप्ती, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, महाजनपद काल में अयस शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता था? तो मैंने इसका जिक्र किया था दोस्त, और कौन सा है? लोहा। लोहा का खोज करने वाले कौन है? आर्य। और आर्य इसका खोज कब किए थे? वैदिक काल में। कब किए थे दोस्त? वैदिक काल में, याद रखिएगा। आर्य लोहा का खोज कब किए थे? वैदिक काल में। अगला क्वेश्चन है, चेदी महाजनपद की राजधानी शक्तिमती का उल्लेख महाभारत के किस राज्य के संदर्भ में मिलता है? तो याद रखिएगा दोस्त, ये है शिशुपाल के राज्य। किसके राज्य के रूप में मिलता है? शिशुपाल, जिसका वध कौन किए थे? कृष्ण जी अपना चक्र निकाल के किए थे दोस्त। इसका 100 गलती माफ किए थे और 101वां गलती पे कृष्ण जी ने जो शिशुपाल था उसका धड़ स्वर्ण से अलग कर दिया था, याद रखिएगा दोस्त। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा महाजनपद यमुना नदी के किनारे स्थित है? तो याद रखिएगा दोस्त, वो है वत्स। कौन है दोस्त? वत्स। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, महाजनपद काल के दौरान किस गणराज्य में महाजनपद का महापरिनिर्वाण हुआ था? महापरिनिर्वाण का मतलब क्या है दोस्त? मृत्यु। महात्मा बुद्ध का मृत्यु किस महाजनपद में हुआ था? तो याद रखिएगा मल में। अब आप लोगों को बताना है कि मल किसका राजधानी है। मल किसका राजधानी, कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म के अगुंतर निकाय के अनुसार महाजनपद को अविजित माना जाता है। क्या माना जाता है? अविजित माना जाता है। तो कौन सा वो महाजनपद है जिसको अविजित, यानी जिसको कभी नहीं हराया जा सकता है, ऐसा किसको माना जाता है दोस्त? तो याद रखिएगा वज्जी को। वज्जी को क्या माना जाता है? अविजित, कि इसको कभी भी हराया नहीं जा सकता, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में पोतन किस महाजनपद की राजधानी थी? तो प्राचीन काल में पोतन जो राजधानी थी वो अस्मक की राजधानी थी। किसकी राजधानी थी दोस्त? अस्मक, याद रखिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। जो अगला क्वेश्चन है, महाजनपद काल में सार्थवाह, महाजनपद काल में सार्थवाह किसे कहा जाता था? तो व्यापारिक काफिले के नेता को सार्थवाह कहा जाता था। व्यापारिक काफिले के नेता को क्या कहा जाता था? सार्थवाह। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, मगध का वह कौन सा शासक था जिसने पहली बार युद्ध में रथमसूल और महाशिला कंटक का उपयोग किया था? तो वो था अजातशत्रु। कौन था दोस्त? अजातशत्रु। जब हम लोग मगध महाजनपद पढ़ेंगे तो इसके बारे में अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। ये जो रथमसूल है और महाशिला कंटक है, जो हम लोग एक मूवी आया था दोस्त प्रभास का, हमको अभी नाम नहीं याद आ रहा है, जब कभी आगे इसके बारे में बताएंगे तो उस मूवी का भी नाम बता देंगे, जिसमें रथमसूल और महाशिला कंटक दिखाया गया है दोस्त। जिसमें याद नहीं आ रहा है दोस्त, अगले ही वीडियो में कभी जब हम लोग मगध महाजनपद पढ़ेंगे तब बता देंगे दोस्त। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, महाजनपद काल में समाज में वानिक शब्द, महाजनपद काल में समाज में वानिक शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता था दोस्त? तो इसमें याद रखिएगा व्यापारी के लिए। किसके लिए किया जाता था? व्यापारी। अभी भी हम लोग व्यापारी को बनिया बोलते हैं, तो उससे याद रखिएगा कि जो वानिक शब्द है किसके लिए प्रयोग किया जाता था दोस्त? व्यापारी के लिए। वानिक से वनिया याद रखिएगा दोस्त, वानिक से बनिया याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, तक्षशिला जो गंधार की राजधानी थी
किन दो नदियों के बीच स्थित है? तक्षशिला जो गांधार की राजधानी थी किन दो नदियों के बीच स्थित है? तो सिंधु और झेलम। सिंधु और झेलम याद रखिएगा दोस्त। झेलम को हम लोग किस नदी से जानते थे? वितिस्ता, जहाँ पे एक महत्वपूर्ण युद्ध होगा, वितिस्ता का युद्ध या तो हाइडे स्पीच का युद्ध दोस्त, आगे हम लोग जिक्र करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा महाजनपद उत्तर पथ के अंतिम छोर पर स्थित था? कौन सा महाजनपद जो उत्तर पथ के अंतिम पर स्थित था? कंबोज। कौन सा है दोस्त? कंबोज। और कंबोज का राजधानी क्या है दोस्त? आटक, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, मगध की राजधानी राजगृह का निर्माण किसने करवाया था? मगध की राजधानी राजगृह का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण करवाने वाला था दोस्त कौन? बिंबिसार। कौन था? बिंबिसार। बिंबिसार और बिंदुसार में कंफ्यूज नहीं होना है। बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक है। ये किस वंश का संस्थापक है दोस्त? हर्यक वंश का। एक आएगा हम लोग का बिंदुसार। बिंदुसार वो मौर्य वंश से संबंधित होगा जो चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा होगा। तो चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोग का क्वेश्चन है, महाजनपद काल का में तुल और मान का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? तो तुल और मान तोलने और मापने के लिए किया जाता था। ये तोलने और मापने की दो इकाई होती हैं, इकाई थी। जैसे अभी हम लोग केजी, ग्राम, इसमें हम लोग तोलते हैं, तो उस समय का मापने का इकाई क्या क्या था? तुल और मान, याद रखिएगा दोस्त। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला जो हम लोग का क्वेश्चन है, कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ का आधुनिक नाम क्या है? तो मैंने तभी इसका जिक्र किया था दोस्त, इसका आधुनिक नाम क्या है? दिल्ली। क्या नाम है दोस्त? दिल्ली। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो हम लोग का क्वेश्चन है, प्राचीन काल में उज्जैनी किस महाजनपद की राजधानी थी? प्राचीन काल में उज्जैनी किस महाजनपद की राजधानी थी? तो याद रखिएगा दोस्त, ये किसकी राजधानी थी? अवंती। किसकी राजधानी थी? अवंती। अवंती भी बहुत शक्तिशाली था दोस्त। सबसे शक्तिशाली मगध था, पर अवंती भी बहुत शक्तिशाली था दोस्त, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो हम लोग का क्वेश्चन है वो है, बुद्ध के समय सबसे प्रसिद्ध राज्यवध कौन थे? तो मैंने इसका जिक्र आपसे किया था दोस्त, वो कौन थे? जीवक। जीवक बिंदुसार, माफ कीजिएगा फिर से, बिंबिसार। बिंबिसार का ये क्या था? राजवैद था। क्या था दोस्त? राजवैद। यही चंडप्रद्योत जो अवंती का राजा था उसका भी इलाज किया था दोस्त, और गौतम बुद्ध का भी इलाज किया था, और बिंबिसार को भी अपना सेवा प्रदान करता था दोस्त, याद रखिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। महाजनपद काल में गृहपति कौन था? महाजनपद काल में गृहपति कौन था? तो याद रखिएगा, धनी स्वामी, धनी भूस्वामी और किसान। धनी भूस्वामी और किसान को क्या बोला जा रहा है? गृहपति। क्या बोला जा रहा है दोस्त? गृहपति, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, अस्मक महाजनपद की राजधानी पोतली का अन्य नाम क्या था दोस्त? तो पोटन। क्या नाम है? पोटन। क्या नाम है दोस्त? पोटन, याद रखिएगा। इसको पोटली भी बोला जाता है दोस्त, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, महाजनपद काल में नागरक का क्या कार्य था? नागरक का क्या कार्य था? तो नगर का प्रशासन और सुरक्षा संभालना। क्या काम था दोस्त? नगर का प्रशासन और सुरक्षा संभालना। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, और ये हम लोग का लास्ट प्रश्न है दोस्त। तो लास्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है कि इनमें से कौन सा महाजनपद महाभारत काल में गंधारी पात्र से संबंधित है? तो गंधारी कहाँ की थी दोस्त? नाम से ही लग रहा है कहाँ की? गंधार की। कहाँ से थी दोस्त? गंधार। और इससे एक फेमस कैरेक्टर जुड़ा हुआ है दोस्त, शकुनी, जो कौरवों का मामा था दोस्त, याद रखिएगा। इस सेशन में यहाँ तक जुड़े रहने के लिए सबों को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो थोड़ा अपना प्यार दिखाइएगा, कमेंट में भर भर के हर्ट भेजिएगा दोस्त। और आज के वीडियो जो हम लोग का वैदिक समाप्त कीजिएगा, महाजनपद काल तक यही समाप्त होता है। कल हम लोग मगध महाजनपद पढ़ने से पहले हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जैन धर्म के बारे में। उसके बाद हम लोग मगध जनपद के बारे में पढ़ेंगे दोस्त, जिसमें हम लोग एक एक क्रम वाइज पढ़ेंगे कि मगध महाजनपद का पहला वंश कौन सा था। जैसे हर्यक हुआ, नागवंश हुआ, मौर्य आया, तो कौन कौन आया, हम लोग एकदम क्रम वाइज पढ़ेंगे दोस्त। तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा। हम लोग जीडी के एग्जाम होते होते लगभग पूरे इतिहास को खत्म करने की कोशिश करेंगे दोस्त। सबों को यहाँ तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।